नमस्कार। आज हम सब मिलकर जनमन छत्तीसगढ़ के जुलाई 2025 के संस्करण का एक संपूर्ण और परीक्षा केंद्रित विश्लेषण करने वाले हैं। सीजीपीएससी, व्यापम और राज्य की दूसरी सभी परीक्षाओं के लिए ये पत्रिका बेहद जरूरी है। इसका हर एक तथ्य, हर एक आंकड़ा सीधे सीधे परीक्षा में प्रश्न बनकर आ सकता है, इसलिए हर बात को बहुत ध्यान से समझना होगा। आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है। ये जो पूरा विश्लेषण है, ये पूरी तरह से जनमन छत्तीसगढ़ पर ही आधारित है। इसमें एक भी तथ्य, एक भी आंकड़ा या कोई भी बयान छोड़ा नहीं गया है। हमारा मकसद यही है कि परीक्षा के लिए आपकी तैयारी में कोई भी कमी न रह जाए। तो चलिए देखते हैं कि आज इस विश्लेषण में हम किन किन विषयों पर विस्तार से बात करने वाले हैं। हम बिल्कुल उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे जिस क्रम में लेख जनमन पत्रिका में दिए गए हैं। हम शुरुआत करेंगे जनविश्वास विधेयक से और हमारा ये सफर नवा रायपुर के एआई जोन तक जाएगा। तो हमारा पहला खंड है शासन और विधान से जुड़ा हुआ, और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे जन विश्वास विधेयक की। ये विधेयक छोटे मोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की दिशा में एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, इस विधेयक का जो मूल मकसद है वो एकदम साफ है। अब से छोटी या फिर अनजाने में हुई गलतियों के लिए हमारे नागरिकों और व्यापारियों को आपराधिक मुकदमे का डर नहीं सताएगा। ये वाकई में लोगों और कारोबारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। अच्छा, परीक्षा के नजरिए से ये जो आंकड़े हैं, ये बहुत जरूरी हैं। इस बिल के तहत 163 प्रावधानों में बदलाव किया जा रहा है और ये 8 अलग-अलग अधिनियमों में संशोधन करेगा। इसका असर ग्राम पंचायत से लेकर सहकारिता तक कई विभागों पर पड़ेगा और इसका आखिरी मकसद एक भरोसे का माहौल बनाना, व्यापार को और आसान बनाना और हमारी अदालतों पर से मुकदमों का बोझ कम करना। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। पहले क्या होता था कि अगर 6,000 रुपए से ज्यादा की बिक्री की जानकारी नहीं दी तो सीधा क्रिमिनल केस बनता था, लेकिन अब इसे अपराध नहीं माना जाएगा बल्कि सिर्फ 6,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में एक बहुत ठोस कदम है। चलिए अब जुलाई 2025 के सत्र में पास हुए कुछ और जरूरी विधेयकों पर बात करते हैं, और इसकी शुरुआत हम राज्य की अर्थव्यवस्था से जुड़े विधेयकों से करेंगे। ये विधेयक सीधा सीधा छत्तीसगढ़ के मशहूर कोसा और रेशम उद्योग से जुड़ा है। इसका मुख्य मकसद है इसे बढ़ावा देना। इसके लिए कोसा फल के खरीद मूल्य पर 10% राशि और रॉयल्टी लगाई जाएगी। इससे सरकार का जो राजस्व बढ़ेगा, उसका इस्तेमाल कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए होगा, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जैसे लंबे समय के निवेश के लिए, और साथ ही इससे किसानों और बुनकरों को भी एक पक्की आमदनी मिलेगी। अगला है जीएसटी संशोधन विधेयक। ये राज्य के कानून को सेंट्रल जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों के मुताबिक बनाता है। इसमें जीएसटीआर 1 और 3B जैसे रिटर्न फॉर्म को आसान किया गया है, कुछ परिभाषाओं को अपडेट किया गया है, और एक बहुत ज़रूरी बात, जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण को पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से जोड़ा गया है, ताकि पैसों के अवैध लेन देन पर नज़र रखी जा सके। ये सारे बदलाव टैक्स सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए हैं। चलिए, अब हम इस सत्र में पास हुए कुछ और जरूरी विधायी संशोधनों को भी जल्दी से देख लेते हैं, जो परीक्षा के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। यहाँ 4 बड़े विधेयक हैं। पहला, सामाजिक परिष्कार विधेयक, जो हमारी सामाजिक परंपराओं और रीति रिवाजों को कानूनी मान्यता देता है। दूसरा, राज्य पुस्तक परिषद विधेयक, जो जमीन से जुड़े मैनेजमेंट और प्रशासन को आसान बनाता है। और आखिर में नगर पालिका और पंचायती राज विधेयक, ये दोनों ही शहरी और ग्रामीण स्तर पर स्थानीय निकायों को ज्यादा अधिकार देकर मजबूत बनाते हैं। और यहाँ कुछ और जरूरी विधेयक हैं। शिक्षा सेवा नियमावली विधेयक शिक्षकों की भर्ती और उनकी सर्विस कंडीशंस में सुधार करता है। मोटरयान कर विधेयक व्हीकल टैक्स को आसान बनाता है। निजी विश्वविद्यालय विधेयक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करता है। और हाँ, ये याद रखिएगा कि इसी के तहत बालोद में शारदा पीठम विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। और आखिर में आवासहीन व्यक्ति विधेयक, ये प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत घर बनाने की लागत की सीमा को हटाकर बेघरों के लिए घर बनाना आसान करेगा। अब हम अपना ध्यान छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी यानी कृषि पर लगाते हैं, जैसा कि खुशहाल किसान लेख में विस्तार से बताया गया है। खरीफ सीजन की शुरुआत में ही दालों और तिलहन की बुवाई के रकबे में एक बहुत अच्छी बढ़ोतरी देखी गई है। ये एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है, जो दिखाता है कि राज्य में अब किसान फसल विविधीकरण यानी अलग अलग तरह की फसलें उगाने पर जोर दे रहे हैं। ये आंकड़े परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, इन्हें ध्यान से देखिए।
दालों का रकबा 2.60 से बढ़कर 3.07 लाख हेक्टेयर हो गया है। उड़द का रकबा 0.18 से बढ़कर 0.43 लाख हेक्टेयर हुआ और सोयाबीन 1.50 से बढ़कर 2.05 लाख हेक्टेयर हो गया है। ये आंकड़े साफ साफ दिखाते हैं कि किसान अब पारंपरिक फसलों के अलावा दूसरी फसलों की तरफ भी जा रहे हैं। किसानों की मदद के लिए सरकार अब नई टेक्नोलॉजी और वैज्ञानिक तरीकों को बढ़ावा दे रही है। इसमें ICAR, IVRI जैसे संस्थानों के साथ मिलकर ट्रेनिंग देना, सॉइल हेल्थ कार्ड का इस्तेमाल और DSR तकनीक मतलब धान की सीधी बुआई और पैडी ट्रांसप्लांटर जैसे आधुनिक उपकरणों को अपनाना शामिल है। इन सब का मकसद खेती को ज्यादा फायदेमंद बनाना है। महासमुंद के मिलन सिंह विश्वकर्मा की कहानी इस बदलाव का एक जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने पारंपरिक धान की खेती को छोड़कर लाख की खेती अपनाई और अब वो हर साल लगभग 8 लाख रुपए कमा रहे हैं। ये दिखाता है कि पारंपरिक खेती से हटकर भी कितनी संभावनाएं हैं। बिल्कुल इसी तरह राजनांदगांव के छोटेलाल साहू का उदाहरण भी है। वो दिखाते हैं कि कैसे सरकारी सब्सिडी पर मिले पैडी ट्रांसप्लांटर जैसे आधुनिक उपकरण सीधे किसानों की मजदूरी का खर्च कम करने और पैदावार बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी और सरकारी योजनाओं का एक बेहतरीन संगम है। चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक समृद्धि की और खास तौर पर हरेली पर्व की। इसे छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार माना जाता है जो खेती और प्रकृति से जुड़ा है और इसमें परंपरा और प्रगति का एक सुंदर संगम देखने को मिलता है। ये त्योहार मुख्यमंत्री निवास पर भी बहुत धूमधाम से मनाया गया, जिसमें पारंपरिक पूजा पाठ और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। ये दिखाता है कि सरकार राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को कितना महत्व देती है। इस त्योहार की खास बातों में खेती के औजारों की पूजा, गुड़ के चीले जैसे पारंपरिक पकवान और रंगारंग लोक नृत्य शामिल है। लेकिन परीक्षा के लिए 2 बातें खास तौर पर याद रखनी है। पहला, इस मौके पर 90 करोड़ रुपए से ज्यादा की किसान सहायता राशि दी गई और दूसरा, गोमू की खरीदी योजना की शुरुआत हुई जिसमें कीमत 4 रुपए प्रति लीटर तय की गई है। अब एक गंभीर मुद्दे की ओर रुख करते हैं। बस्तर क्षेत्र में जो सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां हैं, ये बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय है। रिपोर्ट के मुताबिक नक्सली बस्तर के जंगलों में IED लगा रहे हैं और वो जानबूझकर आम नागरिकों को अपना निशाना बना रहे हैं। ये वहां के स्थानीय जीवन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और विकास के काम में भी रुकावट डालता है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 साल में सुरक्षा बलों के साथ अलग अलग मुठभेड़ों में 357 नक्सली मारे गए हैं। ये आंकड़ा दिखाता है कि इस इलाके में सुरक्षा अभियान कितने तेजी से चल रहे हैं। चलिए अब छत्तीसगढ़ के शिक्षा के भविष्य की तरफ चलते हैं और बिलासपुर एजुकेशन सिटी की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को समझते हैं। ये एक बहुत बड़ी और भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई पहल है। इस प्रोजेक्ट में एक बहुत ही व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। पढ़ाई लिखाई के लिए 50,000 किताबों वाली एक बड़ी लाइब्रेरी है, एक डेडिकेटेड कोचिंग हब है, छात्रों के लिए आधुनिक हॉस्टल और वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी होंगी और इन सब के अलावा 10 Gbps की रफ्तार वाला इंटरनेट और सोलर पैनल के साथ डिजिटल और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खास जोर दिया गया है। देखिए, इस प्रोजेक्ट का मकसद सिर्फ बिल्डिंग बनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा एजुकेशनल माहौल तैयार करना है जो हर छात्र के लिए बेहतरीन शिक्षा, बराबर के मौके और सामाजिक समावेश को पक्का करे। ये तालिका भारत के दूसरे बड़े एजुकेशन हब्स के साथ एक बहुत ज़रूरी तुलना दिखाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बिलासपुर का मॉडल सरकार द्वारा प्रायोजित है, जबकि कोटा और दिल्ली के मॉडल प्राइवेट हैं। इसके अलावा बिलासपुर में एक ही जगह पर 13 एकड़ का इंटीग्रेटेड टाउनशिप है, जबकि दूसरे शहरों में कोचिंग सेंटर बिखरे हुए हैं। ये तुलनात्मक विश्लेषण परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। और आखिर में हम एक ऐसी तकनीकी पहल को देखेंगे जो अपने आप में एक मिसाल है। नवा रायपुर में भारत का पहला AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन का निर्माण। ये पहल छत्तीसगढ़ को दुनिया के टेक्नोलॉजी मैप पर स्थापित कर देगी। इस प्रोजेक्ट को नई पीढ़ी के लिए रोजगार पैदा करने और छत्तीसगढ़ को एक मजबूत टेक्नोलॉजिकल हब के रूप में स्थापित करने की नींव के तौर पर देखा जा रहा है। ये एक बहुत ही दूरदर्शी कदम है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ कागजों पर नहीं है, बल्कि इस पर काम भी शुरू हो चुका है। जमीन अधिग्रहण हो गया है, डेटा सेंटर बन रहा है, एक हाई डेंसिटी डेटा सेंटर का प्लान भी तैयार है और स्थानीय संस्थानों के साथ ट्रेनिंग की पार्टनरशिप भी शुरू हो चुकी है। मतलब ये कि एक एक्टिव प्रोजेक्ट है। इसका जो असर होगा वो बहुत बड़ा हो सकता है।
इससे छत्तीसगढ़ को दुनिया में पहचान मिलेगी, यहीं के युवाओं के लिए अच्छी सैलरी वाली नौकरियां पैदा होंगी, जिससे रिवर्स ब्रेन ड्रेन को भी बढ़ावा मिलेगा और कुल मिलाकर राज्य का सामाजिक और आर्थिक विकास होगा। इस जोन से एआई का इस्तेमाल खेती, ग्रामीण सेवाओं और शहरी सुविधाओं जैसे कई जरूरी क्षेत्रों में होगा। ये फसल की भविष्यवाणी से लेकर स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट तक हर क्षेत्र में एक क्रांति ला सकता है। चलिए, अब जनमन के इस संस्करण से हमने जिन मुख्य विषयों को समझा है उन्हें एक बार संक्षेप में दोहरा लेते हैं। ये एक क्विक रिवीजन है जो हमारी तैयारी को और मजबूत करेगा। तो आज हमने कानूनी सुधारों और कृषि के आंकड़ों से लेकर सांस्कृतिक उत्सव, सुरक्षा से जुड़े अपडेट्स और आखिर में शिक्षा और टेक्नोलॉजी के दो बहुत बड़े भविष्य के प्रोजेक्ट्स तक का सफर तय किया है। ये सभी विषय परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अब एक सवाल सबके लिए जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। जिन दो बड़ी परियोजनाओं पर हमने बात की, बिलासपुर एजुकेशन सिटी और नवा रायपुर एआई जोन, ये दोनों मिलकर छत्तीसगढ़ में ब्रेन ड्रेन की समस्या को कैसे हल कर सकती हैं? ये मुख्य परीक्षा के लिए एक बहुत अच्छा सवाल बन सकता है। अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।